सिक्योरिटी व्लॉग में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम मुज़म्मिल साहब, क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम। आप सुनाएं, कैसी तबीयत है आपकी? मैं ठीक, अल्लाह पाक का शुक्र है। सर आई एम श्योर कि हमारे नाज़रीन भी खैरियत से होंगे। मुज़म्मिल साहब, ये क्या सूरत हाल है कि ईरान में ईरानी हुकूमत के हक़ में मुज़ाहरे हो रहे हैं? पूरी ईरानी हुकूमत ने पूरा ज़ोर लगाकर ईरान में अपने हक़ में मुज़ाहरे कराए हैं, क्योंकि ईरानी हुकूमत के ख़िलाफ़ तो मुज़ाहरे हो रहे थे हुँ, और वो बड़े मुज़ाहरे हो रहे थे। तो उन मुज़ाहरों का आलमी सतह पर और मुकामी सतह पर असर ज़ाहिर करने के लिए आज ईरानी हुकूमत ने सरकारी सरपरस्ती में अपने हक़ में मुज़ाहरे कराए हैं। हुँ, वैसे ऐसा बहुत कम देखा गया है कि हुकूमत अपने हक़ में मुज़ाहरे कराए, लेकिन का ये बड़े मुज़ाहरे थे। इनसे ईरानी सदर, वज़ीर ख़ारजा, स्पीकर, तमाम वज़रा ने मुख्तलिफ़ शहरों में हर वज़ीर के ज़िम्मे शहर लगे हुए थे और उन्होंने हर जगह सरकारी सरपरस्ती में होने वाले इन मुज़ाहरों से वज़रा ने, स्पीकर ने, सदर ने, सब ने ख़िताब किया हुँ, और अपनी आवाम को एतमाद में लेने की कोशिश की है। अब इन मुज़ाहिरों को आप 2 तरह देख सकते हैं। एक तो हमारे यहाँ सरकारी जो जलसे होते हैं या पाकिस्तान में भी उनको हम अक्सर कह देते हैं पटवारियों के जलसे हैं हुँ। या सरकारी ईरान अहलकारों में भी को पटवारी हैं? सरकारी एहलकार भर्ती करके तो टीचर और पटवारी और सरकारी लोग भर्ती करके जलसा कर लिया जाता है। तो ये भी मुमकिन है कि सारे पासदारान इनकलाब, फ़ौजी, सरकारी एहलकार सबकी ड्यूटियाँ लगाई गई हों कि आप आएँ मुज़ाहरों में और सरकारी मुज़ाहरों में सरकारी एहलकार, सिविल लोग बनकर आए हों और एक लंबा चौड़ा उन्होंने मुज़ाहरे कर लिए हों। लेकिन क्या आम आदमी इन मुज़ाहरों में शामिल था? इसकी आज़ादाना तस्दीक नहीं है। ये सरकारी मुज़ाहरे थे, इसमें सरकारी एहलकार ज़्यादा थे, एक अमूमी राय यही है और हुकूमत ने अपनी सरपरस्ती में अपने ख़िलाफ़ होने वाले मुज़ाहरों का असर ज़ाहिर करने के लिए ये एक दिन ये मुज़ाहरे कराए हैं। अब देखना ये होगा कि क्या अब हुकूमत के ख़िलाफ़ मुज़ाहरे जारी रहते हैं या आज के बाद हुकूमत के ख़िलाफ़ मुज़ाहरे बंद हो जाते हैं। अगर हुकूमत के ख़िलाफ़ दोबारा मुज़ाहरे हुए तो हुकूमत के लिए तो रोज़ इस तरह की एक्सरसाइज़ करना मुमकिन नहीं होगा, हुँ। जबकि मुज़ाहिरीन तो काफ़ी दिन से बाहर आ रहे थे। तो ये अब देखा जाएगा कि आगे हुकूमत के ख़िलाफ़ मुज़ाहरी क्या शक्ल लेते हैं। तो मुज़म्मिल साहब, व्हेन इट कम्स टू अमेरिका एंड ईरान, तो ये जो मुज़ाकरात हैं, ये कहाँ तक पहुँचे हैं? क्योंकि हमने देखें देखा कि ट्रम्प साहब की जानिब से स्टेटमेंट दी गई है। देखें ईरान तो खामोशी से बैकडोरनल मुज़ाकरात करना चाहता था, हुँ, लेकिन ट्रंप ने बात खोल दी कि ईरान ने राब्ता किया है मुज़ाकरात के लिए। हुँ, देखें ईरान के लिए मौजूदा माशी मसाइल का हल तो अमेरिका से सुलह में ही है। जब तक अमरीकी पाबंदियाँ हैं, जो अमरीका ईरान की बुरी माशी हालत है, उसका कोई हल नहीं है। वहाँ रुपए की ईरानी करेंसी की कदर गिरती रहेगी, महंगाई बढ़ती रहेगी, बेरोज़गारी बढ़ती रहेगी और वहाँ लोगों का गुस्सा बढ़ता रहेगा। लिहाज़ा अगर तो ईरानी रजीम ये समझती है कि वो अमेरिका के साथ मज़ीद लड़कर अपने मुल्क के माशी मसाइल हल कर लेगी, तो मुमकिन नज़र नहीं आ रहा। बल्कि ये मुमकिन नज़र आ रहा है कि अगर ये पाबंदियाँ और 2-3 साल रहती हैं, मौजूदा ईरानी रजीम अपने बोझ तले खुद ही दब जाएगी। इसलिए ईरान के पास अमेरिका के साथ मुज़ाकरात के अलावा तो ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा। हुँ। लेकिन अब क्या मुज़ाकरात सिर्फ़ जौहरी प्रोग्राम पे होंगे? मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि अब जो है ना ईरान की बाइंग पावर या उसकी बार्गेनिंग पावर जो है वो कमज़ोर से कमज़ोर तर हो गई है। शायद 1 साल पहले सिर्फ़ उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम पे मुज़ाकरात की बात थी। आज ईरान इस कदर कमज़ोर पोजीशन पर है कि अब अगर वो मुज़ाकरात की टेबल पर बैठेगा तो फिर कहा जाएगा कि तुम्हारे बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन्स का प्रोग्राम भी ख़त्म करना है जो इसराइल तक हिट करते हैं। हुँ, क्योंकि अब तो इसराइल को पता लग गया है कि उसके बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन जो हैं वो आयरन डोम तोड़कर इसराइल पहुंच जाते हैं। वो तो अब अगर बात होगी तो वो कहेंगे कि ईरान अपने बैलिस्टिक मिसाइल भी ख़त्म करे जौहरी प्रोग्राम के साथ। तो मुझे ये को मुज़ाकरात कामयाब होते नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि सबको अमेरिका को ये नज़र आ रहा है कि उसने ईरान की गर्दन दबोच ली है और उसका सांस घुट रहा है। तो ऐसी पोजीशन पे फिर आपके पास कोई मुज़ाकरात के लिए टेबल पे कोई बार्गेनिंग चिप नहीं होती जो ईरान के पास हो। इसलिए मुझे कोई मुज़ाकरात की कामयाबी नज़र नहीं आ रही। तो सर, अगर मुज़ाकरात की कामयाबी आपको नज़र नहीं आ रही, तो फिर इसके बाद ईरान के पास क्या ऑप्शन होगा टेबल पर? लेकिन वैसे तो ईरानी पार्लियामेंट में भी आज कहा गया है कि हम अमेरिका को सबक सिखा देंगे हुँ, और उन्हें कहा गया है कि हम अमरीकी इस वक़्त ख़ित्ते में कोई अमरीकी बहरी बेड़ा मौजूद नहीं है। हुँ,
इसका मतलब है अमेरिका जो है वो ईरान पर फ़िलहाल हमले का इरादा नहीं रखता। हुँ, ये हमला करने के लिए पहले तो बहरी बेड़ा लेके आएगा ना, जहाँ से जंगी जहाज़ उड़ेंगे, जिस तरह वेनेज़ुएला जिस तरह पहले किया था। तो अभी मुझे नहीं लग रहा कि कोई B-2 बम्बार भी उसके नहीं मौजूद हैं, वो भी लेकर आएगा। तो अभी तो मुझे नहीं लग रहा कि कोई अमेरिका हमला करने जा रहा है। अमेरिका अपनी माशी पाबंदियों को मज़ीद सख्त यानी करेगा। अमन नज़र आ रहा है आपको फिरते नहीं, हुए। मुझे नज़र आ रहा है कि माशी पाबंदियों को मज़ीद सख्त करने का रास्ता ढूँढा जाएगा, कि ये जो गिच्ची हमारे गर्दन हमारे काबू में आ गई है ईरान की, इसको मज़ीद कैसे दबाया जाए। क्योंकि एक राय ये बन गई है कि जितना माशी तौर पे आप और ईरान को तंग करेंगे, उतनी ईरान की जो रजीम है उसके लिए मसाइल पैदा होंगे। बार्गेनिंग के मूड में नहीं है नहीं, अमेरिका। मुझे नहीं लगता ऐसा हो। इस वक़्त तो ये देखा जाएगा कि मज़ीद सख्तियाँ कैसे की जाएँ। तो मुज़म्मिल साहब, गज़ा पीस बोर्ड के मेंबरान पर आप क्या कमेंट करेंगे? क्या सूरत-ए-हाल अवाम पर और पाकिस्तान की क्या पोज़ीशन है? देखिए, बात ये है कि गज़ा पीस बोर्ड में बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म को ऑफ़र की है डोनाल्ड ट्रंप ने, और उन्होंने पीस बोर्ड के हवाले से ये असूल बताया है कि जो मौजूदा हुक्मरान हैं मुख्तलिफ़ ममालिक के, सिर्फ़ उन्हीं को पीस बोर्ड का मेंबर बनाया जाएगा। पहले ये ख़्याल था कि टोनी ब्लेयर होंगे और दुनिया के नामवर लोगों को इस पीस बोर्ड का मेंबर बनाया जाएगा। लेकिन अब जब टोनी ब्लेयर पर सबने इतराज़ किया, तो अब ट्रंप ने ये असूल बना दिया कि मौजूदा हुक्मरानों को ही बनाया जाएगा। अब कितने मुल्कों के हुक्मरानों को बनाया जाता है वो एक अलग सवाल है, लेकिन बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म को ये ऑफ़र की गई है। अब जहाँ तक फ़ौजें भेजने का सवाल है, आपको पता होगा इसराइल के जो सफ़ीर हैं इंडिया में, उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान की फ़ौजें जो हैं गज़ा में इसराइल को कबूल नहीं है। हुँ। पाकिस्तान हमें तो बड़ा शुक्र अदा करना चाहिए अगर हमारी फ़ौजें नहीं कबूल हैं। तुर्की का पहले वो इनकार कर चुके हैं, अज़रबैजान पहले ही नहीं जा रहा, मुझे लगता है इंडोनेशिया भी नहीं जा रहा। इस तरह तो कोई भी बड़ा इस्लामी मुल्क गज़ा की में फ़ौजें भेजने के लिए इस वक़्त तैयार नहीं है। हुँ। मुझे नहीं लगता कोई भी बड़ा इस्लामी मुल्क इस वक़्त गज़ा में फ़ौजें भेजने के लिए तैयार है, क्योंकि जो इसराइल का रवैया है, जो पीस बोर्ड के हालात हैं, इसमें मुझे गज़ा में किसी बड़े मुस्लिम मुल्क की फ़ौज जाती नज़र नहीं आ रही। तो मुसम्मिल साहब, ये तो बताइएगा कि ईरान में आखिरकार स्टारलिंक कैसे बंद हुआ? देखें, स्टारलिंक यूक्रेन में भी चल रहा है, हुँ। और स्टारलिंक जंग के इलाकों में जहाँ पे जंग ना हो वहाँ अमेरिका देकर अपने मकासद पूरे करता है। लेकिन ईरान में स्टारलिंक जैम हुआ है, और ईरानी हुकूमत ने स्टारलिंक को के सिग्नल्स को जैम किया है। कहा यह जा रहा है कि रशिया ने अपने आर्मी के जो जैमर्स हैं वो ईरानी हुकूमत को दिए हैं। हुँ। ये रशियन आर्मी के यूज़ में हैं, ये जैमर्स जो ईरानियन गवर्नमेंट को दिए गए हैं, और ईरानियन फ़ौज ने पासदारान इनकलाब ने इन जैमर्स से स्टारलिंक के सिग्नल्स को जैम किया है, सैटेलाइट सिग्नल्स को जैम किया है। ये टेक्नोलॉजी ईरान के पास नहीं थी, हुँ। ये रशियन टेक्नोलॉजी है, और रशिया ने लगता है कि पिछले चंद माह में ये टेक्नोलॉजी जो है वो ईरान को दी है, और ईरान ने स्टारलिंक को जैम किया है। इस पर अमेरिकन प्रेसिडेंट भी बहुत परेशान है। आपने देखा होगा उन्होंने कहा कि मैं इलान मस्क से बात करूंगा, ईरान में लोगों को इंटरनेट की सहूलत होनी चाहिए, क्योंकि इंटरनेट जैम होने से अमेरिका के लिए भी वहाँ कोऑर्डिनेशन, और इसराइल के लिए भी वहाँ लोगों से रब्ता और सब कुछ बड़ा नामुमकिन हो गया। मोसाद के एजेंटों के लिए फिर इन मुजाहिरों की कोऑर्डिनेशन भी मुमकिन ना रही। तो ये असल में स्टारलिंक तो मसला बहुत उनको अपना है। स्टारलिंक तो बड़ा इम्पोर्टेंट था इस एहतजाजी तहरीक में, और जो ईरानियन पासदारान इनकलाब ने रशियन जैमर्स को इस्तेमाल किया है, उसने भी इस एहतजाजी तहरीक को कमज़ोर करने में और इसका ज़ोर तोड़ने में बड़ी मदद की है, और जिसकी वजह से अब वहाँ स्टारलिंक के सिग्नल भी नहीं चल रहे हैं। तो आपको यानी वहाँ पर बहाल होते हुए जल्द नज़र नहीं नहीं, आएँगे? मुझे नहीं लगता ये रशियन जैमर्स के होते हुए बहाल होंगे। देखिए ना, अभी तो आप जो सबसे बड़ी खबर इस वक्त चल रही है वो ये है कि रशिया ने S-400 के साथ यूक्रेन में एक F-16 को भी निशाना बनाया है, हुँ। और ये पहला F-16 है जिसको इस तरह जिसकी किल सामने आई है। अब तक कहीं F-16 को नहीं गिराया गया था। ये रशिया ने अपने S-400 से F-16 को गिराया है, और ये पहला दफ़ा हमें यूक्रेन में नज़र आया है कि अमेरिकी F-16 को निशाना बनाया गया है। तो काफ़ी कुछ हमें रशियन टेक्नोलॉजी का नज़र आ रहा है, जिसमें ईरान में जैमर्स, और अब ये S-400 से रशिया F-16 को सपोर्ट मार कर रहा है गिराना। फिर। लेकिन रशिया असला दे सकता है, रूस मिसाइल दे सकता है। रूस के पास मुल्कों के माशी मसाइल का हल नहीं है। मसलन ईरान को जैमर्स तो रशिया दे सकता है, मिसाइल भी दे सकता है, लेकिन जो ईरान के माशी मसाइल हैं वो रूस हल नहीं कर हुँ। सकता।
वो जो माशी पाबंदियां हैं उनका तोड़ रूस के पास नहीं है। उसके लिए दुनिया को अमेरिका के पास जाना पड़ता है, और वही चाबी जो अमेरिका के पास है वही अमेरिका की हाकमियत की चाबी है। तो नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।